हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा आपको यही डिट्टो मिलने वाला है। एकदम माँ कसम आपका इससे बाहर नहीं आएगा। एकदम गारंटी लेता हूँ कि आपके इससे बाहर आपका कोई भी यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। बट ये है कि आपको एकदम डेडिकेशन के साथ आपको जितने भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मटेरियल, उसको आपको डेडिकेशन के साथ एकदम माइंडसेट कर लेना है, ताकि आपका जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो उसे इजी वे में आप आंसर रिप्लाई कर सकें। तो एकदम 100% देखिए यही रखा है। अगर देखिए नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बाद में मत आपको मतलब कोई भी स्टूडेंट्स पछताए नहीं, ताकि यही एकदम डिट्टो यहीं से आपका क्वेश्चन फंसा हुआ है और आपका मतलब मैं नहीं कर पाया। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स देखिए बाद में मुझसे ये मन ना गए। पूरा का पूरा आपका देखिए यहीं से आपका फंसेगा एग्ज़ाम में। जो BTUP पैटर्न यहाँ पर बनेगा, जितने भी क्वेश्चंस पुट अप करेगा इससे बाहर नहीं आएगा। और किसी की भी मैं बैक नहीं लगने दूंगा। एकदम गारंटी लेता हूँ, किसी की भी बैक मैं नहीं लगने दूंगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, स्टडी नहीं किए हैं, उनकी भी मैं बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा मटेरियल आपको यहीं से आपको पढ़ लेना है। एकदम डिट्टो आपका देखिए इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आज के टॉपिक पर, और उसको हम देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को, देखिए जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि एज अ PDF फॉर्म जितना भी हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वहाँ से आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सेंड किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर देखिए। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आप देखिए 35 प्लस गेन कर सकते हैं मार्क्स, वो आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए आपका ये जो आज सीरीज चल रही है, ये एक 2 नंबर की सीरीज चल रही है। 2 नंबर की सीरीज चल रही है, और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ केवल और केवल देखिए आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके 5 क्वेश्चंस 2 नंबर के, यानी कि आपके टोटल 10 मार्क्स के आपके डिट्टो यहीं से आपके इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ। तो और देखिए जो मैंने 1 नंबर वाली सीरीज चलाई है, जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 10 नंबर वहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मात्र क्या है 2 वीडियोज़ में ही आपके पूरे के पूरे आपके 20 मार्क्स कवर होंगे। और एक से सीरीज़ आपको और मिलेगी जिसमें आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं आपके 30 मार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 20 मार्क्स आपका यहीं से फंसेगा, ये जो आपका 5 नंबर वाली सीरीज हम चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आज हम बात करेंगे, और देखिए लास्ट में आपको बताएंगे किस टाइप से आपको कवर करना है। देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल टाइप्स का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कण 2000 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.20 मीटर व्यास के वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है। इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण यानी कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर आई बराबर होता है mr² या mk²। ठीक है, जब रेडियस ऑफ जायरेशन की बात होगी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, k²। यहाँ पर आप देखिए आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हम मार्क्स यहाँ पर रख देंगे, जो भी हमारा न्यूमरल वैल्यू है इसको हम पुट अप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20, एम की वैल्यू दे रहा है, जो मास है वो आपका 20 दिया हुआ है। और देखिए 0.10 जो है ये हमारा आर है। आर जो हमारा देखिए आपको व्यास दिया है, यहाँ से हम अगर इसका जो आर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो हमारी आधा हो जाएगी। क्योंकि आर हम जब निकालते हैं तो आर हमारा d/2 होता है। तो डी हमारा 0.20 है, तो 0.10 हमारे यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट लिखना ना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट आपको लिख देना, तब जाके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आ जाता है क्वेश्चन। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जो 2 नंबर का दिया है ये आपका 5 नंबर में भी आता है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। ये आपको जितने स्टार बनाना चाहे बना लीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन फंसा है, और इस बार भी आई होप आपका ये पूरा का पूरा सीरीज आपका यहाँ से फंसेगा। देखिए अब यहाँ पर
यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन से, ग्रहों के जो केपलर लॉ है, केपलर नियम है, ग्रहों की जो गति से संबंधित, इसको लिखना है। बस कुछ नहीं करना है, आपको 3 लॉ लिख देने हैं, 3 स्टेटमेंट लिख देने हैं। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड है आपका लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, थर्ड है आपका लॉ ऑफ पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, परिक्रमण काल का नियम, ये तीनों आपको हेडिंग याद कर लेना है। और हेडिंग भी अगर आपको याद है, आपने इतना ही, अगर देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो बस आप स्टेटमेंट नहीं याद हो पा रहा है तो आप ये जो व्यंजक देख रहे हैं, इसको फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और कुछ कुछ आपको थोड़ा बहुत ये याद ही हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक जो कक्षाओं का नियम क्या है, प्रत्येक ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के परितः इलिप्टिकल पाथ पर गति करता है तथा सूर्य उस इलिप्टिकल के किसी एक फोकस पर होता है। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं, वेरियस टाइप्स की होती हैं। क्षेत्रीय चाल का नियम क्या कहता है, इसी को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण जो है। ठीक है, किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्र तय करती है। अर्थात देखिए क्या है, ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा को क्षेत्रफलीय चाल, जो मिलाने वाली रेखा उसकी क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से आप स्टेटमेंट ये याद रखेंगे, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू R2 स्क्वायर ओमेगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है, देखिए परिक्रमण काल का नियम जो है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए, ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल जो टी है, इसका वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष आर की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है टी प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ग लिखा है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है, इसको हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो हमारा एक के कोई क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमारा ये व्यंजक हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे, स्टेटमेंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए पृथ्वी पर पलायन वेग यानी कि स्कैप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। स्कैप वेलोसिटी, इसे हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्कैप वेलोसिटी, इसको ही गणना करना है। आपको दिया हुआ जी इक्वल टू इतना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर ई जो दिया है। ठीक है, ये आपका 64 किलोमीटर दिया हुआ है, 6400। तो यहाँ से हम पलायन वेग निकालेंगे, तो पलायन वेग का सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो v इक्वल टू √2gre। अब देखिए ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। जी हमारा दिया है, आर ई दिया है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्या करनी, पूरी वैल्यू सिर्फ पुटअप कर देनी है। जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे आपका पूरा का पूरा आंसर आपका आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको सॉल्विंग आपको करनी है, मुझे आपको बताना है, तो समय आपका कम से कम यहाँ पर यूज हो, तो इसलिए आपको पूरा माइंड सेट हो रहा है, इसलिए आपको समझना है। ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक यानी कि जो हमारा के है, देखिए हीट या थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट जो है, इसको बताना है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसके नाभिक को लिखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि ऊष्मा चालकता गुणांक जो है, इसको ये किसी मतलब ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं, इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, ये तीनों आपको रट लेना है। 5 नंबर आपका, इससे कई बार ये क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है, किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 2 समांतर समतापी फलकों के लंबवत प्रवाहित होती है, जबकि फलकों के बीच ताप प्रवणता जो है एकांक हो। ताप प्रवणता यानी कि जो मतलब ग्रेजिएंट है। ठीक है, थर्मल ग्रेजिएंट जो है वो हमारा एकांक हो, इसकी बात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसे के से डिनोट करते हैं, ये लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला देखिए हमारा क्या होता है, के इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए क्यू अपॉन टी मल्टीप्लाई एल अपॉन ए डेल्टा टी।
ठीक है, ये हमारा होता है इसका फार्मूला। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, माइंडसेट कीजिए, और उसके बाद क्या है इसका आप यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट कैसे निकालेंगे, ये हमारा जूल हो जाएगा क्योंकि हमारा उष्मा है, और ये हमारा टी है यानी सेकंड हो जाएगा, और ये हमारा मीटर हो जाएगा, ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया है, और ये हमारा जो है डेल्टा टी ये हमारा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो यूनिट भी हम आपको निकाल के बता देते हैं कि यूनिट इसकी क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर यूनिट जल्दी से नोट डाउन कीजिए या माइंडसेट कीजिए कि जूल, देखिए जूल पर सेकेंड मीटर और मीटर स्क्वायर और इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने आपको यही बताया। तो आपको क्या करना है, मीटर से मीटर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा एक, और बचेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, वाट हो जाएगा, और देखिए 1 मीटर बचा है तो मीटर और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको आपको ये यूनिट हमारी हो जाएगी, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस की। ठीक है, तो डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी इसको हम देखेंगे। यहाँ से ही आप फार्मूले से ही क्या कर सकते हैं, आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन में देखिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको फार्मूला मैंने बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने यूनिट बताया उसी तरह से आप इसको डायमेंशन को निकाल लेंगे। डायमेंशन हमारी क्या होती है, देखिए MLT माइनस क्यू थीटा इनवर्स। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या माइंडसेट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 36 से 30 डिग्री ढलान, ठीक है, स्लोप वाले नत का तल पर एक गुटका ठीक स्थिर अवस्था में मतलब स्थित है। गुटके और मध्य तल के मध्य घर्षण गुणांक निकालना है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि हमारा जो घर्षण गुणांक होता है वो हमारा होता है 10 थीटा। अब थीटा हमारा दिया है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री, तो एफ एस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1030, तो 1030 की वैल्यू 1/√3, जस्ट हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है, इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपको ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आपका इसी में इंक्लूड हो जाएगा। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर घूर्णन करते हुए एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व देखिए डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसको सबसे पहले आप देख लेंगे कि निर्भरता ये निर्भर करता है उसके मास पर, उसकी जो घूर्णन अक्ष है उस पर, और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर ये डिपेंड करता है। 3 पॉइंट पर ये इसको आपको याद रखना है। एम आई का मान कम होता है कब, इसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कब होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं, घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलने से वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान बदल जाता है। अतः किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण के साथ उसके घूर्णन अक्ष की स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है जिसके परितः घूर्णन गति कर रहा है या रही है। ठीक है, द्रव्यमान के वितरण से द्रव्यमान के अक्ष से दूर होने पर एम का मान ज़्यादा होता है, और द्रव्यमान से जब पास आएगा तो एम का मान कम होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको देख लेंगे। तो देखिए किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में पिंड के जड़त्व को मापता है, अतः कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में पिंड के जड़त्व को मापता है। बस इतना है यहाँ पर लिखा हुआ है। जड़त्व आघूर्ण को घूर्णन जड़त्व भी कहा जाता है, यानी कि रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है, और इसका यही भौतिक महत्व यहाँ पर देखिए, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप इसको पढ़ लेंगे कि पिंड का जड़त्व पिंड के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, परंतु किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो द्रव्यमान वितरण है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका तीनों पॉइंट मैंने बताया उसी से आपको यहाँ पर रिलेटेड लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फिगर आपको बना देना है किस प्रकार से रोटेशन होता है, ठीक है, मोमेंट होता है, ये आपको लिख देना है व्हील्स का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसको ये आपका 5 नंबर में भी आपका पूछा गया है। कह रहा है पी घनत्व तथा टी प्रस्थ तनाव वाले द्रव की सतह पर बनी लघु तरंगों की चाल। इस टाइप से क्वेश्चंस ना मिले तो एकदम बेकार है आपका, इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। एक आपको इक्वेशन कोई दे देगा, कह देगा इसकी डायमेंशन निकालिए, तो डायमेंशन निकाल लेना है, बहुत ही ईजी होता है। आपको फार्मूला दिया है और कह रहा है लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य। इस विमी विधि द्वारा इसकी प्रवणता की पुष्टि करना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको। कोई भी इक्वेशन अगर दी है तो इक्वेशन जब आपकी दी है तो उसमें क्या करना है आपको, दोनों साइड बोथ साइड आपको डायमेंशन निकालते चलना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा है, वी लिखा है, यानी कि जो हमारी चाल है, ठीक है। तो चाल जो है, चाल की आप डायमेंशन जानते हैं कि एल टी इनवर्स होती है, ठीक है। ये आपको देखिए कुछ जो छोटी छोटी बेसिक फॉर्म बेसिक जो डायमेंशन है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपको फार्मूला याद हो तो आप उससे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। देखिए तो वी हमारा जो है डायमेंशन हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए रूट लगा है, रूट लगा देंगे। और ये जो आपको दिख रहा है 2 तो आपका क्या है, ये आपका कॉन्स्टेंट, इसको हटा देंगे। 2 पाई जो है हम ओनली, हमारा मतलब है टी से, तो टी हमारा एक कोई राशि है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी की हम डायमेंशन लिख देंगे। जो हमारा कांस्टेंट है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टी जो है हमारा सरफेस टेंशन है, क्या है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की हम अगर बात करें तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, तो एम टी माइनस 2 होती है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं टी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एल होता है। तो एफ की वीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 होती है। और अगर बात करें एल, तो एल हमारा एल ही रहेगा, ये हमारा कट जाएगा एल से एल, एम टी माइनस 2 हो गया। जस्ट ये देखिए आपका लिखा हुआ है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि आपका नीचे जो P दिया हो, अब P क्या है, देखिए यहाँ बताया गया है डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यहाँ पर देखिए इसको मैं बता देता हूँ आपको, P हमारा डेंसिटी है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान यानी कि जो हमारा क्या है, हम इसकी अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसे हम m लिख देंगे, और ये हमारा क्या है, l इसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एल क्यूब, सॉरी, ठीक है, ये आयतन है। तो अब आयतन ही हमारा जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एम एल माइनस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, तो लेंथ हमारा कोई भी हो एल ही लिखा जाता है। आप क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सॉल्विंग कर देना है। सॉल्विंग करेंगे तो देखिए आपका ये जो एल दिख रहा है दोनों, ठीक है, नीचे वाले, तो -3 और ये प्लस का एल है, तो एक, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 बच जाएगा। तो हमारा नीचे जो बचेगा वो एम एल माइनस 2 बचेगा, और ऊपर देखिए क्या बचेगा, ये हमारा एम टी माइनस 2 है, ठीक है। अब देखिए एम से एम हमारा खत्म हो गया, टी ऊपर -2 है, एल -2 नीचे है, तो यही आपका लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर रूट लगा लेंगे आप, ठीक है, रूट लगा हुआ है। और ये देखिए हमारा एल टी इन्वर्स है, और ये भी हमारा क्या है, एल टी इन्वर्स ही आपका। यहाँ पर देखिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये ऊपर जाएगा जब, ठीक है, तो ये ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, देखिए ये जब माइनस का है ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और टी माइनस 2 ऐसे ही आपका ऊपर का ऊपर ही है, तो वो आपका एग्जिस्ट पहले की तरह ही रहेगा। तो ये जैसे रूट हटाएंगे तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा, तो देखिए हमारा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, प्रूव्ड हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है कि अभिकेंद्री त्वरण की परिभाषा लिखना है। अभिकेंद्री त्वरण यानी कि जो एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंटर की ओर लगता है, उसे हम अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, और मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा, तो इसको आपको देख लेना है कि एक समान वृत्ति गति करते हुए पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को, वही मैंने आपको बताया, जो एक्सीलरेशन क्या हो कि पिंड कोई भी बॉडी है उसके सेंटर की ओर जब लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्री त्वरण। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी किस प्रकार से हम इसको वेरीफाई करेंगे, किस प्रकार से हम प्रूव्ड करेंगे, फार्मूला यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए इस टाइप से आप फिगर बना देंगे सर्कुलर, और यहाँ पर आप रेडियस देखिए आपका लिखा हुआ है, ये हमारा एंगल यहाँ पर कितने मतलब लिखा हुआ है आपका, इसी टाइप से आपको फिगर बना देना है जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल वाला फिगर भी आपको बना देना है, इसी से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ए बी अपॉन ए ओ, क्यू आर अपॉन क्यू पी, ठीक है। अब ये देखिए ए बी हमारा बात कर लें तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा देखिए डेल्टा एस दिया हुआ है। अब इसके बाद ए ओ की हम बात कर ले तो हमारा आर दिया हुआ है, ये देखिए ओ ए बोले या ए ओ बोले तो हमारा आर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्यू आर हमारा डेल्टा वी दिया है, क्यू आर की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में डेल्टा वी दिया है, और हमारा जो क्यू पी है, क्यू पी यहाँ पर देखिए क्यू पी ये हमारा वी वन दिया हुआ है, या इसी को आप वी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको पक्षांतर कर देना है और आपका फार्मूला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है प्रतिध्वनि और
रण में जो अनुरण है इसमें हमें अंतर लिखना है। तो देखिए यानी कि ईचू, ठीक है, इको जो है और यहाँ पर रिवर्बरेशन जो है इसको हमें यहाँ पर इसको समझाना है। तो देखिए ध्वनि के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम साउंड मतलब निकलती है तो जब उसका रिफ्लेक्शन होता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि की तरंगे पहाड़, बादल, पृथ्वी अथवा किसी भवन की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। प्रतिध्वनि की आवृत्ति मूल ध्वनि की आवृत्ति के बराबर होती है, परंतु परावर्तन के पश्चात इसकी कला में अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होता है तब उसकी कला में अंतर आ जाता है। रिजर्व यहाँ पर देखिए अनुरण क्या है, तो किसी भवन में उत्पन्न की गई कोई ध्वनि भवन की दीवारों में बार बार दो परावर्तन होकर जब तक सुनाई देती रहेगी तब तक उसकी तीव्रता इतनी कम ना हो जाए कि सुनी ना जा सके। तब भवन में लगातार परावर्तन के कारण ध्वनि का कुछ समय विद्यमान रहना अनुरण कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एकदम बेसिक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि किन संरक्षणों पर अविरलता का समीकरण और बर्नौली का समीकरण आधारित है। तो ये आपका देखिए अगर बात करें तो आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा, अविरलता का जो समीकरण है वो आपका द्रव्यमान संरक्षण यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। जो बर्नौली का जो इक्वेशन है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो इसको आपको याद रखना है कि जो अविरलता का सिद्धांत तो वो किस पर, मास संरक्षण पर, कंजर्वेशन पर, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कोणीय संवेग की परिभाषा, और ये बार बार आता है कोणीय संवेग की परिभाषा लिखने को, तो इसको आपको ज़रूर रट लेना है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर देखिए घूर्णी गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को कण का कोणीय संवेग कहते हैं। बहुत ईजी है, एक ही लाइन में आपका पूरा का पूरा हो जा रहा है। और देखिए ये जो हमारी है ये एक अदिश राशि होती है, ये आपकी अदिश राशि समझ लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो है अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं और जे से भी डिनोट करते हैं, आप दोनों से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह क्या है, एक अच्छी राशि है एक्सियल, और अर्थात इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। इसकी डायरेक्शन क्या है, एकदम जो यहाँ पर देखिए घूर्णन अक्ष है उसके अनुदिश ही होती है। आपको फार्मूला लिख देना है, फार्मूला जे बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा, यानी कि जे बराबर यहाँ से हमारा क्या होगा, एम आर स्क्वायर हमारा आई होता है क्योंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, तो ये हमारा आई हो जाएगा और ओमेगा ऐसी एज इट इज हो जाएगा। यूनिट लिख देंगे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए यूनिट आप लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, ठीक है, या सेकेंड इनवर्स। इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए डायमेंशन भी आपका काफ़ी बार ये पूछा गया तो इसे आप लोग ना भूलें। ये आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 5 नंबर में रखा है एकदम, देखिए VTUP 5 नंबर में रखा है। ठीक है, एकदम गारंटी लेता हूँ, इसको आप जितना स्टार बनाना चाहें 100 स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चंस आपका रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस रखा है और देखिए आपका 100% आएगा। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध का एकदम क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है और जो लीनियर एक्सीलरेशन है हमें इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है और हमें व्यंजक निकालना है। तो जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है ये हमारा अल्फा होता है, लिमिट एक्स देखिए यहाँ पर डेल्टा टी एक्स टेंड टू 0 हो जाए, इंस्टेंट टू 0, और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको जस्ट यहाँ पर बताया। ठीक है, अब देखिए अब फार्मूला आपका ये हो गया। अब देखिए v बराबर होता है आर ओमेगा, तो v बराबर जब आर ओमेगा होता है तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ओमेगा v बराबर जब आर ओमेगा है तो हम ओमेगा बराबर निकालेंगे तो v अपॉन आर हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ। डेल्टा टी एज इट इज रहेगा, फिर हमारा उसी टाइप से पूरा का पूरा सेम है। हमारा r जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा तो 1 अपॉन आर हम बाहर ले लेंगे। ये हमारा देखिए कांस्टेंट नहीं, इसको हम बाहर ले लेते हैं। और ये हमारा एक, हमने इसको अलग क्यों किया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि अभी हमारा इसका मतलब बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्योंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमारा होता है ए। ठीक है, जो हमारा लीनियर एक्सीलरेशन है ये होता है हमारा डेल्टा वी अपॉन टी, इसलिए मैंने इसको लिखा। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए अपॉन आर, तो अल्फ़ा बराबर ए अपॉन आर, सॉरी यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बराबर ए अपॉन आर हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि हमारा जो
देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आर अल्फा, ये हमारा इसका आंसर निकला है। 5 नंबर पक्के हो गए। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आप लिख भी देंगे इसे कि क्या क्या है, इसको लिख देंगे। विमा के एकरूपता सिद्धांत को समझाना है। एकरूपता सिद्धांत जो है यह समारूपता का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। तो देखिए क्या होता है एकरूपता का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए विमाओं के समांगिता के सिद्धांत के आधार पर दिए गए समीकरण देखिए, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि देखिए जब एकरूपता का सिद्धांत ये होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो दोनों तरफ की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार से दोनों ही क्या हों, ये यहाँ पर बराबर हों। तो यही आप पढ़ लेंगे, यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसी प्रकार से एग्जाम्पल आप लिख देंगे, एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ। टोटल 5 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट हैंड साइड की हम डायमेंशंस यहाँ पर नोट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर v हमारा एल्टी इनवर्स होता है, अभी जस्ट हमें बताया, और u भी हमारा यही हो जाएगा, और m देखिए 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है, लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ए। तो ए यहाँ पर देखिए क्या है, ए एक्सीलरेशन है, तो इसकी डायमेंशन होती है LT-2, और टी हमारा एज इट इज़ टी लिखा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ही हमारा बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो LT इनवर्स 2 LT इनवर्स हो जाएगा। अब 2 से मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब जो डायमेंशन है ये तो आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से मतलब नहीं है आपका, ये आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन तो समान है, इसलिए ये लागू करता है समानता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है घूर्णन गति करते हुए गोले के संपूर्ण गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको फार्मूला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और दोनों के लिए कह रहा है, तो आपको ये लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण, वही चीज़ मैंने आपको बताई है, बार बार क्वेश्चंस आपका पूछता है, बार बार ये क्वेश्चंस आता है रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में अंतर। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, मैं एकदम गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपका रखा है एग्ज़ाम में, और देखिए बाद में आप यही कहेंगे कि सर आपका बताया हुआ ये क्वेश्चंस आपका फंसा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर देखने को मिल गया जो आपको जो के था, के की यूनिट जो थी, और जो मैंने डायमेंशन आपको बताई थी यानी कि ऊष्माचालकता गुणांक की, तो ये आपको यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला आप ये लिख दीजिए, और आपको यूनिट ये लिख देना है, आप ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। डायमेंशन मैंने आपको बता दिया ऊष्माचालकता गुणांक की ML/T-3 और थीटा इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस बतानी है किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है आपका, विमी विश्लेषण की सीमाओं को लिखना है। क्या होता है, तो देखिए बहुत सी सीमाएं हैं, जैसे इस विधि से सूत्रों में उपस्थित कांस्टेंट यानी नियतांक का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है, इसे प्रयोग या अन्य विधि से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई भौतिक राशि 3 राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती हो तो इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, इसको आपको याद रखना है। परंतु किसी दी गई समीकरण की विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। यदि कोई भौतिक राशि केवल 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, परंतु 3 में से 2 राशियों की विमाएँ आपस में समान हो, तो विमीय विधि द्वारा इन राशियों के परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, परंतु विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। लाइक एज ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो भी दिख रहा है, ठीक है, इसकी तो आप जानते हैं कि डायमेंशन ये हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारा कुछ आपको लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए, और ये अभी मैंने आपको करके दिखा दिया है, तो उसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दो सदिशों के अदिश और सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका बाय द वे कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है कि ये देखिए आपको फिगर बना देना है, ठीक है। तो फिगर बना देना है, और देखिए डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जिन दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल प्राप्त करना है उन्हें ये क्या करते हैं हम टेल से पुच यानी कि टेल से टेल रख कर खींच देते हैं। और इसको देखिए इसी प्रकार से फिगर बना हुआ है, जिन वेक्टर को दूसरे वेक्टर में गुणा करना होता है उसके वेक्टर की दिशा में घटक ज्ञात कर वेक्टर के परिमाण से गुणा कर देते हैं डॉट लगाकर, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
दो वेक्टर के स्केलर गुणनफल। तो इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी हुई हैं स्केलर मल्टीपल्स की, तो इसको आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्रुवीय उपग्रह क्या है, पोलर यहाँ पर देखिए सैटेलाइट क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं ये बताना है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका पोलर सैटेलाइट पृथ्वी की सतह को देखने, पृथ्वी के भूभाग का भौगोलिक एवं सैन्य सर्वेक्षण करने तथा मानचित्र इत्यादि बनाने, वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले उपग्रह को हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ध्रुवीय उपग्रह क्या है, जो भी हम पृथ्वी की सतह को देखते हैं ये सारा का सारा हम इसी से यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ध्रुवीय उपग्रह के यूज क्या हैं, तो इस सैन्य सर्वेक्षण करने में, और यहाँ पर देखिए भूभाग की भौगोलिक स्थिति देखने में, पृथ्वी के भूभाग के मानचित्र बनाने में, वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने में। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आपका संपर्क कोण यानी कॉन्टैक्ट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट एंगल, और केवल कॉन्टैक्ट एंगल ही आपको यहाँ पर देख लेना है कि क्या होता है आखिर कॉन्टैक्ट एंगल। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, इसी को आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। किसी को हम देखिए क्या कहते हैं, स्पर्श कोण जो हमारा है। तो देखिए द्रव एवं ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के वक्र पृष्ठ से खींची गई स्पर्श रेखाएं तथा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस सतह के बीच बने कोण को हम कॉन्टैक्ट एंगल या स्पर्श या टेंजेंशियल एंगल बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, और चाहे तो आप ये फिगर भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है कैपिलरिटी, इसका वाला भी आपको किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसको भी आप यहाँ पर फिगर बनाकर फिगर इस टाइप से आप बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप फार्मूला लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर, यहाँ पर आप फिगर के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आर अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट का जो मान है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकेंड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका 2t कॉस थीटा अपॉन आर रोजी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं समतापी और स्थिरोष्म प्रक्रम में हमें अंतर लिखना है। समतापी और स्थिरोष्म प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आइसोथर्मल है और स्थिरोष्म है। ठीक है, एडियाबैटिक, इसमें हमें अंतर लिखना है, भेद लिखना है। तो देखिए समतापी प्रक्रम में क्या होता है, आदर्श गैस जो है बॉयल के लॉ को फॉलो करती है, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस बॉयल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, समतापी प्रक्रम में आपेक्षिक ऊष्माधारिता अनंत है। ठीक है, और जबकि स्थिरोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्माधारिता जो है वो शून्य होती है, जीरो होती है। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की जो इंटरनल एनर्जी हो ताप पर डिपेंड करती है और गैस की आंतरिक ऊर्जा स्थिर होती है, लेकिन रुद्धोष्म में ऐसा नहीं होता है। तो इसको आपको देखना है। नेक्स्ट हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए विमीय समीकरण क्या है। विमीय समीकरण क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। किसी भौतिक राशि को दर्शाने वाले भौतिक सूत्र में उपस्थित सभी राशियों के मात्रकों को विमीय सूत्र के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम विमीय सूत्र या विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब देखिए कोई भी हमारी भौतिक राशि है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए v बराबर यू प्लस ए टी है, तो इसको हम जब डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे, इसके या यूनिट को हम निकाल कर इसे डायमेंशन फॉर्म में लिखें। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये कोई फार्मूला लिख गया, उसके बाद इसको हम क्या कर दें, यूनिट लिख दिया, यहाँ पर फार्मूला लिख के हम इसी को डायमेंशन फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने बताया था एल टी इनवर्स इसका हो गया, और इसका भी एल टी इनवर्स हो जाएगा इसका, और इसका हमारा एल टी इनवर्स हो जाएगा, और ये टी बगल में हो जाएगा, तो 2 एल टी इनवर्स हो जाता है इधर वाला का, इधर वाले का एल टी इनवर्स। तो इस प्रकार से लिखने पर जो हमारा इक्वेशन प्राप्त होता है इसे हम बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन, जैसे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, और डायमेंशन को ऑलवेज इसमें ब्रैकेट में हम लिखते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका डायमेंशन माना जाएगा। मुड़ी हुई सड़क पर देखे जाते समय साइकिल सवार भीतर की ओर क्यों झुकता है, ये बताना है। तो साइकिल क्या है, वृत्तीय भाग पर सवार द्वारा संतुलन बनाए रखने के लिए हम निकाव को वृत्तीय पथ की ओर, केंद्र की ओर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुका दिया जाता है, ताकि साइकिल सवार मोड़ पर मुड़ता है, और मतलब उसका मार्ग वृत्ताकार होने के लिए अभी केंद्र बल mv² की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो क्या करता है, और देखिए इसका जो मान है वो सीमांत वेग से मान से कम होना चाहिए, और इस स्थिति में साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर से छोटे कोण पर झुककर ही
सुरक्षित मुड़ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। विमी समांगता के सिद्धांत मैंने बता दिया है ऑलरेडी, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, देखिए जड़ता गुण संबंधी समांतर जो समानांतर अक्ष के सिद्धांत है, प्रमेय है, इसको लिखना है। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये आपका देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, फिगर आप देख लीजिए, फिगर डिट्टो इसी प्रकार से बना देना है। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट लिख देना है। क्या लिखेंगे, देखिए आपको फिगर के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ आपको लिख देना है कि ये मास है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये सारा कुछ डायमीटर वगैरह लिख दीजिएगा। इसमें हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, एक मिनट देखिए, तो फिगर यहाँ पर देखिए जैसे ही आप देखेंगे तो आई ए बी जो हमारा होगा वो सिग्मा एम, यानी कि जितना भी टोटल मास होगा तो यानी कि सिग्मा एम आर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है ना, तो एम आर स्क्वायर, तो आर जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा, स्मॉल आर लेकर चल रहा है यहाँ पर, तो स्मॉल आर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस डी हो जाएगा। तो आर बराबर आर प्लस डी होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए कैपिटल आर, तो आर प्लस डी, तो हमारा एम आर स्क्वायर होता है, तो ये आर की जगह है आर प्लस डी और स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ स्मॉल में बट लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। होल स्क्वायर खोलेंगे तो एम, इसको हम फिर एम्स का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए डी हमारा कांस्टेंट है, जो डी है ये कांस्टेंट है, और सिग्मा से जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो आपको देख सकते हैं हमारा स्क्वायर जो होगा वो हमारा आईसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एम आर स्क्वायर को हम आई लिख देंगे, क्योंकि आई हमारा एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और सिग्मा एम इसे हम लिख देंगे, 2D बाहर निकल आएगा, सिग्मा एम आर लिख देंगे, तो आई सी एम ये हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, डी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर एम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, देखिए द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष एम आर जो है हमारा ये जीरो होता है, इसको हमने इसको देखिए इस वाले को जीरो मान लेंगे तो जीरो हो जाएगा, और सिग्मा एम हमारा ऑलवेज हमारा एम ही हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा, इसका जब सिग्मा निकालेंगे सिग्मा से बाहर तो एम ही रहेगा, तो इसको देखना है, ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो देखिए हमारा आई ए बी बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपका अगेन आ गया। किन संरक्षणों पर किन संरक्षण नियमों पर अविलता का सिद्धांत बर्नौली सिद्धांत आया, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जो है आपका, देखिए एक उदाहरण के साथ समीकरण की विमी समांगता का बताना है। तो उदाहरण में आपको ये वाला ही ले लेना है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, और मैंने आपको बता दिया कि समांगता का सिद्धांत क्या होता है, विमी समांगता का सिद्धांत, कि जिसमें हमारा डायमेंशंस जो है वो इक्वल हो जाते हैं इस प्रकार से। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आपका 5 नंबर में पक्का रखा है। कोणीय वेग को परिभाषित करना, देखिए एंगुलर वेलोसिटी आ गया है, और इसका मतलब दोनों में संबंध निकालना है, कोणीय और रेखीय वेग में संबंध निकालना है। तो देखिए यहाँ पर वृत्तीय गति अथवा कोणीय गति में किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की जो समय दर होता है उसको, उसका जो औसत होता है उसी को हम कोणीय वेग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोणीय वेग को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ओमेगा से जब प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, ओमेगा से इसे हम डिनोट करते हैं, तो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। यूनिट आप चाहे तो लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप ये भी आप दूसरा डिफिनीशन भी ले सकते हैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, पिंड द्वारा प्रति सेकंड होने वाले कोणीय विस्थापन को ही कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको रिलेशंस बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बनाते जाइए जितना बना पाएँ, इंपॉर्टेंट है। आपको ये फिगर बनाना है, और इसमें आपको ओमेगा बराबर जानते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है, लिमिट लेकर चलेंगे हम, तो जीरो से हमारा मतलब डेल्टा टी इंस्टेंट जीरो हो जाएगा, और यहाँ से देखिए जो डेल्टा थीटा है ये 1/t जो आपको दिख रहा है, ठीक है, डेल्टा टी, इसको हम बाहर ले लेंगे, और डेल्टा थीटा जो है ये हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/डेल्टा टी मैंने लिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर डेल्टा थीटा जो होता है ये हमारा क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर होता है। तो ये आपको फार्मूले दिख रहा होगा, यहाँ पर हम रख देंगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जब 1/r हम बाहर ले लेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो ये डेल्टा एस अपॉन जो डेल्टा टी है ये होता है हमारा v, तो v हो जाएगा ये, और 1/r एज इट इज रहेगा, लिमिट हट जाएगी हमारी, और यहाँ पर जो देखिए आपको देखने को मिल रहा था ये आपका ओमेगा है।
तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर हो जाएगा, तो वी बराबर आर ओमेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट से कह रहा है 1.06 मीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल की सार्थक अंकों में गणना करनी है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई अपॉन 4d²। तो पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 4 हो जाएगी, और d² का हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, हमारा आ जाएगा। कह रहा है विद्युत संबंधित किरचॉफ लॉ को बताना है। किरचॉफ लॉ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका इसमें 2 लॉ हैं किरचॉफ ने दिया। एक नियम जो दिया उन्होंने क्या कहा कि जितना भी बीजगणितीय योग है वो शून्य होगा, ठीक है। जितनी भी संधि पर मिलने वाली समस्त संधियों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। जो जितनी भी हमारी करेंट्स हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है सब मिल रहा है, यहाँ पर देखिए मिल रहा है, तो इनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो सिग्मा आई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ इन्होंने बताया, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। इसे हम संधि का नियम कहते हैं, तो इसे आपको देख लेना है, ये हमारा संधि का नियम है, और इसे बंद पास का नियम कहते हैं, सेकेंड वाले को, ठीक है, लूप रूल। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स को लॉ लिखने। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर में डायरेक्ट आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए आपका 0th लॉ है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड ही आपको पढ़ने हैं, और 0 पढ़ने हैं, 3 ही लॉ आपको पढ़ने हैं। 0th लॉ यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कि जब क्या होता है, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार कोई दो निकाय क्या होता है, कोई दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, तो निकाय ए व बी भी आपस में ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे, ये बताया गया, ठीक है। ये अगर ऊष्मीय साम्य अवस्था में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये भी क्या होगा आपस में, ये तीनों ही आपस में ऊष्मीय साम्य अवस्था में, मतलब जो तीसरा निकाय ये भी ऊष्मीय साम्य अवस्था में होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। और देखिए 0th लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट लॉ है वो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न करता है ना ही हमारा, यहाँ पर देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, जो कि बर्नौली के सिद्धांत भी इसी पर आधारित होता है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही हमारा फर्स्ट लॉ है। और इसको हम दूसरा स्टेटमेंट अगर दें, तो स्टेटमेंट दूसरा आप लिख सकते हैं कि जब हम किसी निकाय को, किसी सिस्टम को Q ऊष्मा दें, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है डेल्टा W, और उसमें जो उसकी जो क्या है इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसके द्वारा किया कृत कार्य और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, उन दोनों का योग ऊष्मा के बराबर होता है। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे। एक देखिए यहाँ पर क्या था, क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस, और आपका एक देखिए कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या था, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था, मैं आपको बताता हूँ। कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो था, उन्होंने कहा कि जो हमारी कोई भी एक ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर समान मतलब सिस्टम में प्रवाहित समान कार्य में क्या है उसे कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो देखिए अगर आप भी क्या है, अगर मान लीजिए अगर आप एक ही स्पीड में कहीं भी जा रहे हैं, तो एक ही स्पीड में नहीं जा पाएंगे। जब आपको थकान होगी तो आप क्या करेंगे, रेस्ट मतलब थोड़ा सा लो चलेंगे। इसलिए यही यहाँ बात बताया गया, कोई एक ऐसा इंजन का निर्माण असंभव है जो किसी एक ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे समान मात्रा के कार्य में बदल दे, तो समान पोजीशन नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया था क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बताया ना इन्होंने कि ऊष्मा जो है, हीट जो है वो क्या करती है, सदैव हाई से लो की ओर प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए सीमांत वेग की परिभाषा, चालक अर्धचालक की वैद्युत चालकता पर ताप के प्रभाव की भी व्याख्या करनी है। तो सीमांत वेग आप देख सकते हैं, सीमांत वेग लिख देंगे, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चालक का ताप बढ़ने पर क्या होता है, यहाँ पर प्रभाव पहले दिया हुआ है, उसकी प्रतिरोधकता जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, वो बढ़ती है। और उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें अर्धचालक, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये आपका हो गया। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका चालकता का जो फार्मूला है इसको देख लेंगे। सीमांत वेग आपको नेक्स्ट नीचे मिल सकता है, यहाँ पर देखिए एलईडी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा।
एलईडी किस प्रकार कार्य करता है, इसका यूज़ क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होल युग्म के उत्पादन के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। इसके विपरीत जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ संयोग करता है तो उसमें ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है। कुछ अर्धचालक जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ठीक है, में जब एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में से संयोजी बैंड में आता है तो यह ऊर्जा दोनों ऊर्जा में क्या होती है? तो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, आ जाती है। ये आपको बना देना है डायोड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में। देखिए क्वेश्चन से आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल जाएगा। एक तार की लंबाई 25.5 सेंटीमीटर नापी गई और त्रिज्या 1.02 mm है। इसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो आपको देखिए आयतन आप जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एल आई सी एज इट इज रहेगा। तो इसका हम क्या कर लेंगे, देखिए हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने में डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये 2 हमारा आगे आ जाएगा। जब आप परसेंटेज एरर निकालते हैं तो आप जानते हैं कि ये आगे आ जाएगा 2 और डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। फाइनली हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे 2 इंटू आर, डेल्टा आर जो हमारा है वो 0.01 हो जाएगा और आर जो दिया है वो आपको ये दिया है, ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू रख देना है, आपको दिया हुआ है 25.5 और उसके बाद आपको 100 को मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विमी विश्लेषण के गुण और दोष। ये मैंने आपको बता दिया है, आपको उसी प्रकार से लिख देना है। बस इसमें क्या है, विमी विश्लेषण जो डायमेंशन एनालिसिस है इसके डिफेक्ट को भी बताना है। तो देखिए किसी इसके द्वारा मात्रकों को किसी पद्धति में किसी दी हुई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल कांस्टेंट हैं इनकी डायमेंशंस हैं, इसके यूनिट्स हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी राशि के परिमाण में एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मात्रकों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। भौतिक समीकरण की विमी सत्यता की जाँच कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफेक्ट देख लीजिए, ये आपको डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भौतिक राशि सूत्र निकालने पर अनुक्रमपाती नियतांक का आंकिक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। और देखिए यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के बीच संबंध इसी विधि द्वारा हम नहीं निकाल सकते हैं, सत्यापित नहीं किया जा सकता है, स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर ही, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका केस नली वाला। एक केस नली में जल ऊपर चढ़ता है परंतु पारा थोड़ा गिर जाता है। जब केस नली को ऊर्ध्वाधर थोड़ा डुबोया जाता है तो मतलब डुबोया जाता है, समझाइए क्यों डुबोया जाता है, ठीक है। तो ये बताना, देखिए इस तरह से आप फिगर बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर परंतु जब केस नली की अगर हम बात करें तो इसको आपको देख लेना। सबसे पहले जब किसी केस नली को जल में डुबोया जाता है तो केस नली क्या होती है, कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, क्योंकि हमारा क्या है, चढ़ने उतरने को हम केशिकात तो कहते हैं, तो उसी से संबंधित है। जूरीन के नियमानुसार केस नली की त्रिज्या जितनी कम होती है उतनी ही अधिक ऊंचाई तक वो चढ़ता है, ठीक है। क्या जो रेडियस होगी जितनी कम होगी उतनी अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। परंतु जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केस नली के नीचे उतर जाता है। पतली केस नली में पारा मोटी केस नली की अपेक्षा ज़्यादा नीचे उतरता है। फिगर बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया चढ़ने उतरने को केशिकात कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं, और इसको आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ऊर्जा स्तर ठोसों में, तो ये आपका देख लेंगे चाहे तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो सीमांत घर्षण है इसके कुछ रूल्स बताने हैं, इसको आपको बताना है। तो सीमांत घर्षण के नियमों को बताना है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप्स का भी दिया है। तो देखिए क्या होता है, सीमांत घर्षण बोलते हैं या चरम घर्षण इसी को बोलते हैं। संपर्क में रखे रुच्च पिंडों के मध्य जब सापेक्ष गति उत्पन्न की होने वाली होती है तो उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसका मान स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके कुछ रूल्स हैं, इसको देख लेना है। सीमांत घर्षण के नियम, तो म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, सीमांत घर्षण जो घर्षण गुणांक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए संपर्क में रखे दो रुच्च पिंडों के संतुलन की दशा में अगर बात करें तो और उनके मध्य उत्पन्न घर्षण गुणांक घर्षण बल जो है F तथा अविलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात सदैव क्या रहता है, अचर रहता है, तथा यह अनुपात ही क्या कहलाता है, घर्षण गुणांक कहलाता है। अब घर्षण गुणांक देखिए आपका आ गया है, तो ये जो आपको दिख रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये आपका म्यू बराबर F अपॉन R होता है, तो F बराबर म्यू R हो जाएगा,
ठीक है, आर कांस्टेंट है। ये आप बना देंगे फिगर और इसके कुछ पॉइंट्स लिख देंगे आपको। जैसे यहाँ पर देखिए घर्षण गुणांक का मान दोनों रोच्य पिंडों की संपर्क सतह की रोचता या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। घर्षण गुणांक का मान संपर्क सतह के आकार और क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये आपको बना देना है। श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्टोक्स लॉ को भी यहाँ पर बताना है। तो श्यानता गुणांक क्या है, तो देखिए न्यूटन के श्यानता संबंधी विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तरल के धारा रेखी प्रवाह के लिए दो समांतर परतों के मध्य जो श्यान बल है विस्कस फोर्स है, तीन मतलब पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। पहला है आपका जो फोर्स होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जो लंबवत दूरी है वो उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, रेसिप्रोकल होगा। और जो आपेक्षिक वेग है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये क्या होगा, फोर्स जो है रिलेटिव वेलोसिटी के समानुपाती होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। तो इस सभी को अगर हम क्या कर दें, इस सभी समीकरणों को यहाँ पर देखें तो हमारा कुछ ये प्राप्त होगा। तो एफ बराबर प्लस माइनस ईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को हम कहते हैं क्या, ईटा जो हमारा दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं, ईटा को ही हमारा जो क्या है, यही हमारा घर्षण गुणांक यही हमारा श्यानता गुणांक होता है। ठीक है, यही हमारा श्यानता गुणांक होता है। इसकी मैंने आपको डायमेंशन बता दी थी, एम एल इनवर्स टी इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से इसकी यूनिट निकाल देंगे कि यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर, यहाँ पर देखिए किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहीं से आप निकाल सकते हैं। तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए आपका पूरा का पूरा देखिए आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। तो सभी स्टूडेंट्स एकदम तैयार रहिए और ये आपको एज अ पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। एकदम देखिए कॉन्टिन्यू वे में आप अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में अपनी रखेंगे और एकदम अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, गुड मार्क्स आप गेन करेंगे और जिससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो परसेंटेज वो अच्छा क्रिएट होगा। तो अगर आप सभी का वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के।